नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बाईपास सर्जरी हो या फिर डिप्रेशन या फिर नी ट्रांसप्लांट या दूसरी तरह की कोई प्रॉब्लम, अब इन बीमारियों का इलाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस रोबोटिक्स, इन दोनों से संभव है। इस पर बेस्ड होता जा रहा है। इससे न केवल धीरे धीरे चीर फाड़ और संक्रमण के खतरे को कम किया जा रहा है, बल्कि मरीज की रिकवरी भी तेज हो रही है। और इस तरह के ऑपरेशंस के जो आउटकम्स हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, उनमें भी सुधार हो रहा है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि रोबोटिक सर्जरीज ने डॉक्टर्स के काम को कितना आसान किया है, इससे इलाज की लागत पर कितना असर पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर में इनोवेशंस के फायदे पर भी एक्सपर्ट से करेंगे बात। हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं, तो फ्यूचर हेल्थ केयर और फ्यूचर जो कि जुड़ा हुआ है हम सब के भविष्य से, वहाँ पर किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास होंगी, इस पर बात करेंगे थोड़ा सा दूरगामी अप्रोच के साथ। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत भी चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकियों को अपनाने में पीछे नहीं है। खासकर रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इनोवेशन चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहे हैं। खासकर रोबोटिक बाईपास सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। वहीं जटिल रोगों के साथ डिप्रेशन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने में भी डॉक्टर एआई की मदद ले रहे हैं। सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। खास तौर पर बाईपास सर्जरी किडनी, प्रोस्टेट, इसोफेगस, लीवर, गर्भाशय, बड़ी आंत और लिम्फ नोड्स के कैंसर के मामलों में रोबोटिक सर्जरी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। जो हार्ट के मरीज मोटापे के शिकार होते हैं, डॉक्टर उन्हें रोबोटिक आर्म्स के जरिए सर्जरी की सलाह देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें मरीज की बॉडी में ज्यादा चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती। महज 6 सेंटीमीटर के हेडलाइन चीरे के जरिए ये सर्जरी हो जाती है। और तो और मरीज की बॉडी से ज्यादा खून भी नहीं निकलता और मरीज की रिकवरी तेजी से होती है। यानी मरीज को ना तो ज्यादा दर्द ही सहना पड़ता है और ना ही ज्यादा दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी से डॉक्टर्स की दिक्कतें कम हुई हैं। सर्जन की कलाई, कंधे, कोहनी की एक निश्चित सीमा तक ही पहुंच होती है। ये एक दायरे में ही घूम सकते हैं, जबकि रोबोटिक आर्म्स 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं। इससे मरीज के शरीर के मुश्किल हिस्सों तक आसानी से पहुंच बन पाती है, जहां सर्जन के हाथ नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे डॉक्टर्स की भूमिका कम हो जाएगी। दरअसल रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर के जरिए सेट प्रोग्राम पर ही रोबोट ऑपरेशन करते हैं। वहीं दुनिया भर में मरीजों के इलाज में एआई की मदद ली जा रही है। इसका एक ताज़ा मामला अमेरिका से है, जहां एक 4 साल का लड़का करीब 3 साल से बीमार चल रहा था। दांत दर्द होने के कारण का पता नहीं चल पा रहा था। बच्चे की मां ने 3 साल में करीब 17 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बीमारी का सटीक पता नहीं चला। एक दिन बच्चे की मां ने चैट जीपीटी पर बच्चे की बीमारी के लक्षणों को डाला। चैट जीपीटी से उस सिंड्रोम का पता चल सका जिससे बच्चा ग्रसित था। इससे बच्चे के इलाज में डॉक्टर को मदद मिली। यानी एआई के डेटा के जरिए मरीज का बेहतर इलाज अब संभव है। फिलहाल आने वाले दिनों में नए मेडिकल इनोवेशंस मरीजों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। लेकिन याद रहे, डॉक्टर की जगह एआई नहीं ले सकता। अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। स्वागत कीजिए डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ देर बाद कुछ और ख़ास मेहमान भी। जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे हमारे मेहमान, हम परिचय भी आपका उनसे कराते रहेंगे। फिलहाल हम शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमान। ये ट्रेंड कैसा है सर? ये अचानक से इस तरह की सर्जरीज में हमको इजाफा देखने को मिल रहा है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 अब फ्यूचर ऑफ मेडिकल केयर ख़ास तौर से सर्जरी में अपना स्थान ले रही हैं? रोबोटिक्स खास तौर से, मैं एआई से डायग्नोसिस की बात बाद में करूंगा, फिलहाल रोबोटिक्स।
जी दीपक भाई, देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जी बिजनेस का कि ऐसे मुद्दे को उठाया जो एक्चुअली पब्लिक कनेक्ट का मुद्दा है लेकिन अछूता रहता था। थैंक यू सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी दोनों के मामले बहुत ही उम्दा है, मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान भी कह सकते हैं। और ये चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई है। रोबो को आए हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं और स्लोली ये पेस पकड़ता गया। उसका जनरेशन 1 आया था, अभी जनरेशन 4 जो आया है वो सिंगल पोर्ट रोबोटिक दा विंची का आया है और वो और भी मिराकुलस और भी एडवांटेजियस है। तो पहली बात, ओवरनाइट नहीं हुआ। दूसरी, जो पब्लिक को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट करता होगा, सर्जन का कोई रोल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है। रोबोट को कमांड और ऑर्डर सर्जन ही दे रहा हो तो सर्जन जो करना चाहता है रोबोट के माध्यम से करता है। तो ये बहुत लंबे प्रोसेस, ट्रायल, रिसर्च, इनोवेशन के बाद हुआ और स्टैनफोर्ड के इंजीनियर्स, नासा के लिए कुछ रोबोट्स बनाए गए थे, नासा के काम करने स्पेस सैटेलाइट के, उसको लिया और ह्यूमन इस्तेमाल धरती पे ही, अर्थ पे करने के लिए इसको फैशन में लाया। पहले ट्रायल हुए, ट्रायल के बाद रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाया गया। अब अलग अलग कंपनी, क्योंकि इसका पेटेंट खत्म हो रहा है, अलग अलग कंपनी भी मार्केट में आ रही है रोबोट लेके, तो ये एक मेडिकल साइंस का न्यू नॉर्मल होने जा रहा है क्योंकि इसके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एब्सोल्युटली सर। और जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, उनके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ऑर्थोपेडिक्स में भी आया है। जितने हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं आज, वो सब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में, खास तौर से जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स टेक्निक को अडॉप्ट कर चुके हैं। जो शेयर बताया जा रहा है वो रोबोट असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट का शेयर 40% है आज की डेट में। आप समझिए कितना बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। बाकी जो हम बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस हैं वहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है। दो खास और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन चौधरी साहब, चेयरमैन हैं MTL यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका भी हमारे शो पर। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं पवन जी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं दीपक जी। बताइए सर, ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर कब बन पाएगा? बड़ी शानदार तरीके से इसकी कहानी भी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सिंह साहब, जो कि पार्टनर है हेल्थ केयर कंसल्टिंग EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग में, और अभी फ्यूचर हॉस्पिटल्स पे प्रकाश काम कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर। और जहां तक मेरी जानकारी है, एम्स को अभी अपना पूरा कंसल्टेंसी दे रहे हैं फ्यूचर हॉस्पिटल्स के मामले में, उनको रिवोल्यूशनाइज करने के मामले में। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, वही सवाल, ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर कब बन पाएंगे सर? समय लगेगा या हम ट्रांसफॉर्मेशन काल में हैं इस वक्त? समय लगेगा, लेकिन बहुत ही तीव्र गति से हम उस समय की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम पहले आप जानते होंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जब इन्वेंशन हुआ था, तब राइट तरफ मूव करने के लिए आपको लेफ़्ट तरफ मूव करना पड़ता था, ऊपर जाने के लिए आपको हाथ को नीचे ले जाना पड़ता था, और जो डेक्स्टरिटी है वो नहीं आती थी। जब से रोबोटिक सर्जरी आई है, जो इंट्यूटिव सर्जिकल्स लाया, मेट्रॉनिक लाया और दूसरी कंपनीज लाए, उन्होंने रोबोटिक सर्जरी से पहले तो ब्रीच इन द स्किन है वो कम कर दिया, उससे ब्लड लॉस कम हो गया, देखने में और अच्छी आसानी होने लगी, 3D मैग्नीफाइड ऑप्शन आ गया। जो सर्जरी होनी है सूक्ष्म तरीके से उसी ऑर्गन की सर्जरी होती है, इधर उधर कहीं पर भी आपका इंसेशन नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए इन सब चीज़ों के कारण ये बहुत ही तीव्र गति से ये होराइजन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्षितिज पर हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनेगा, उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हमारी दौड़ उस तरफ ऑलरेडी शुरू हो गई है और ये दौड़ वापस होने वाली नहीं। इट्स नॉट एन ऑमलेट विच कैन टर्न बैक इनटू एग्स। ये तो दिस बस हैज लेफ्ट द स्टेशन, इट इज टुवर्ड्स रोबोटिक सर्जरी नाउ। एब्सोल्युटली। और इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें ना, देखिए लेस पेन, लेस ब्लड लॉस, स्मॉलर इंसिशन जैसा सर ने बताया अभी, फास्टर रिकवरी। जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है। इसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट सर्जिकल मूवमेंट्स होंगे तो आपको फास्टर रिकवरी में भी मिलेगा। तो एक तरह से क्रांति है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर बातचीत करते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, क्या इंडिया में हम लोग पॉलिसी लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर क्या हम तैयार हैं
रोबोट असिस्टेड सर्जरीज प्लस एआई इंटरवेंशंस के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, पवन चौधरी जी और डॉक्टर अंशुमन कुमार जी ने बोला है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके मैं बात करना चाहूंगा कि 2021 में वर्ल्ड वाइड जो एआई इन हेल्थ केयर का जो मार्केट है करीब $11 बिलियन। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 10 साल में, जो कि हम बात कर रहे हैं 2030 तक, ये लगभग $150 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। तो रोबोटिक सर्जरी पे तो हमने बात की, लेकिन कुछ और भी एरियाज हैं जहां पे कि एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, मेडिकल डायग्नोसिस की बात है, स्पीडिंग ऑफ ड्रग डिस्कवरी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जो हमारे डॉक्टर्स, पेशेंट, क्लिनिकल स्टाफ का एक्सपीरियंस है, वहां पे भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और जो हेल्थ केयर जो डेटा है उसके ऊपर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब मैं आप बात पे आता हूं कि आपने जो बात बोली है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस बारे में, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो, और माननीय अपने हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का सोच के हिसाब से देखें का जो काम हो रहा है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस डायरेक्शन में काम करी, वो बेसिकली फाउंडेशनल लेयर बना रही है एबीडीएम के थ्रू। जब ये फाउंडेशनल लेयर जो बन रही है, जो कि हमारे आधार यूपीआई से इंस्पिरेशन है, ये जो फाउंडेशनल लेयर है, ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो कि फ्यूचर में एआई को अडॉप्ट करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मुझे दिख रहा है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में ऑलरेडी एज ए गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्फोसिस है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। ये तो है गवर्नमेंट की साइड पे। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखें, आज की डेट में हमारे पास देश में Cure.ai नाम जैसे की कंपनियां हैं, जो कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के इंजीनियर्स, हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एम्फोसिस है, और हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो भी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी कर रहा है काम। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको लिवरेज करने का और देश में लोगों की मदद करने का। एब्सोल्युटली, यानी कि एक इकोसिस्टम जो है वो बड़ा शानदार सा बना है, वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड बन चुका है, लॉन्च पैड बन चुका है, जिसमें हम अडॉप्ट करेंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी को। और जिस पेस में हम आगे जा रहे हैं उसमें अभी हम बात कर ही रहे थे कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर कब बनेगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, थोड़ा सा बात करूंगा मैं उन पे। ख़ास तौर से जितनी मैं रिसर्च कर पाया उसमें इंश्योरेंस कवरेज रोबोटिक सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर रोबोटिक सर्जरी आपके इंश्योर्ड नहीं होगी तो थोड़ा सा एक मन में शंका सुबह ज़रूर उभरेगी पेशेंट और उसके तीमारदारों के मन में। तो क्या हम इस मोर्चे पर कर सकते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जांच, सर्जरी या दवाई सब कुछ करेगा एआई, और एआई के साथ साथ रोबोटिक्स। अभी तक जो चर्चा से मेरे को समझ में आ रहा है, ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा लेट टॉपिक है। एआई और रोबोटिक्स पे भारत में कब का काम शुरू हो चुका है, विमर्श उसका मीडिया में इतना नहीं होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो पूरी दुनिया में अब तेज़ी से अपना लोहा मनवा रही है इस पूरी विधा का, ख़ास तौर से फ्यूचर से जुड़ी हुई एआई और रोबोटिक्स का। डॉक्टर अंशुमान, मैं जैसे कह रहा था, इंश्योरेंस कवरेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी पूरी दुनिया में बहस हो रही है, चर्चा। कुछ शायद कवर्ड हैं, लेकिन अभी भी शायद बड़ी जो सर्जरीज होंगी उसमें थोड़ा सा इतना कवरेज शायद अभी ना हो पाए। तो आपको लगता है कि ये एक मरीज़ के लिए थोड़ा सा एक हिंड्रेंस रहेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू इलाज कराने में? जी देखिए, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। भारत में कुछ ज़्यादा है, अमेरिका में मैं कहूँगा आंशिक है, पार्शियल है। उसमें सिलेक्टेड सर्जरी का परमिशन देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, बाकी का नहीं देते हैं। अभी मैं रिसेंटली लौटा सियोल, साउथ कोरिया से। वहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनको सर्जरी होनी, सर्जन कहता रोबोटिक है तो रोबोटिक की परमिशन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अगर ओपन होना है ओपन का दे रहा है। तो उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी कर दी कि ये गाइडलाइन है रोबोटिक सर्जरी करने का, इस गाइडलाइन से अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम करते हो तो मिलेगा। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी के अलावा PSUs हैं, पैनल्स हैं जिसको CGHS, ECHS कहते हैं। ये सब ब्लैंड स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की परमिशन नहीं है, जिससे प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, पेशेंट की रिकवरी टाइम,
सारी चीज़ें और क्वालिटी ऑफ सर्जरी, कैंसर सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्वालिटी इंप्रूव हो जा रही है, जिससे कुछ लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम फिर लोग दे किस ले रहे हैं अगर उसका कवरेज बेटर सर्जरी के लिए, बेटर आउटकम के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक चैलेंज है। इसको नीति लेवल पे, स्ट्रेटजी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे एज अर्ली एज पॉसिबल सोल्व करना होगा कि ये अब एक लेवल 1 एविडेंस स्टैंडर्डाइज सर्जरी हो चुकी है, कोई ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन की सर्जरी अब नहीं बची है, इसलिए इसको कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं प्रकाश जी आपके पास आऊँगा ज़रा फटाफट से, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। पॉलिसी लेवल पर क्या बात हो रही है? देखिए, हो सकता है शायद इनफ डेटा ना हो सरकार के पास, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ कुछ सर्जरीज में, खास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आप देखिए एक्यूरेसी जो ओल्डर टेक्निक्स हैं उसमें 70% एक्यूरेसी रेट है, लेकिन अगर आप रोबोटिक्स के ज़रिए जाते हैं एक्यूरेसी रेट 98.5% हो जाता है। और इसमें जो इंट्रामिडुलरी रॉड्स हैं इन सब की भी ज़रूरत नहीं है अलाइनमेंट पर्पसेस के लिए, यानी कि डेटा है कुछ में, तो वहाँ पर तो आप कम से कम इंश्योरेंस को अलाउ कीजिए। ये इंश्योरेंस नहीं होगा तो ये जर्नी थोड़ा, आपको नहीं लगता थोड़ी धीमी हो जाएगी? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं डॉक्टर अंशुमन के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि एज ए हमारे देश में हम जब डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डेटा पर्कुलेट होगा तो ये डेफिनेटली मेन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स दिए, उन बारे में तो मेरी भी यही राय है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली सोच के एटलीस्ट उनको इंक्लूड कर लेना चाहिए हमारे इंश्योरेंस में। लेकिन मैं एक और डायमेंशंस पे बात करना चाहता हूं, जिससे कि अगर आपको समझ में आएगा कि एआई का एक्चुअली में इंश्योरेंस पे कैसे असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में अपने पास हेल्थ केयर में फ्रॉड जो है ना, इंश्योरेंस के फ्रॉड बहुत बड़ा अमाउंट है। और आज की डेट में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां पे कि हम इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहे हैं और फ्रॉड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे हम एआई का एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर उस एआई की मदद से अगर फ्रॉड को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, तो उसका नेचुरली इफेक्ट पड़ेगा हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पर। तो उससे क्या होगा कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम एआई को न सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम अपने इंश्योरेंस में उसको रोबोटिक सर्जरी, एआई असिस्टेड सर्जरी उसको इंक्लूड करें, बट कि ऑन द अदर साइड जो हम देख रहे हैं कि अगर हम फ्रॉड प्रिवेंट कर पाते हैं तो हमारे प्रीमियम्स भी कम हो सकते हैं। तो ये दो डायमेंशंस एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक हेल्दी फ्यूचर बनाने के साथ साथ हेल्थ को अफोर्डेबल करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार ने भी काफ़ी बुलिश रही है इंश्योरेंस के लिए, इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ भविष्य जुड़ी हुई हमारी मेडिकल प्रोसीजर्स अगर छूट जाएंगे भविष्य में, तो करना ही होगा आपको, लेकिन समय रहते कर दीजिए ताकि उस दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो इस पर जितनी जल्दी काम हो सके उतनी हमारी उम्मीद, उतना बेहतर। चौधरी साहब, इंश्योरेंस के साथ साथ एक अफोर्डेबिलिटी का एक आता है कि चलिए इंश्योरेंस हो ना हो तो कम से कम, क्योंकि कहा यह जाता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स शायद थोड़े महंगे होते हैं या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। थोड़ा हमारी इस राय को क्लियर करें, क्या वाकई में ये रोबोटिक्स बेस्ड जो सर्जरीज हैं या इंटरवेंशंस हैं ये महंगे हैं, और अगर महंगे हैं तो फिर ये कब तक अफोर्डेबल स्थिति में आ पाएंगे? पहले रोबोटिक सर्जरी के बारे में ये कहा जाता था कि पेशेंट दिल के दौरे से नहीं मरेगा तो बिल के दौरे से मर जाएगा। बट आज ऐसा नहीं है। आज सिचुएशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ भी मोर विद इन द रीच आ रही हैं। तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग एआई का, जो आपने बोला कि एआई से जो डिस्कवरी हो रही है डायग्नोसिस की, उस पर भी वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है एआई का। जो मूल्यांकन है डिजीज़ का वो कई बार फिजिशियन से भी मिस हो जाता है, रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन एआई ने क्या किया हुआ है, एआई जैसे एआई के टूल्स हैं, उन्होंने पूरा इंटरनेट पढ़ा हुआ है, तो वो कनेक्ट द डॉट्स कर पाते हैं। वो कैसे पकड़ते हैं डिजीज़ को, वो ये देखते हैं किन श्रृंखला में ये वर्ड्स आते हैं और अगला वर्ड क्या होगा, तो सिम्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं वो अगले वर्ड से, डायग्नोसिस से।
जिसके कारण एक्यूरेसी बहुत बढ़ रही है डायग्नोसिस की। तो जैसे कि अभी मेरे मित्र ने बताया कि एआई का रोल एंसिलरी एरियाज में भी इतना है कि टोटल कॉस्ट कम होती जा रही है। तो रोबोटिक सर्जरी की तो कॉस्ट कम ही होगी, साथ ही साथ डायग्नोसिस क्योंकि एक्यूरेट होगा उसमें उसके कारण भी कॉस्ट कम होगी। और जैसा कि आपको मालूम है, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है कि डायग्नोसिस में भी 5% ही टोटल कॉस्ट है इस पूरी हेल्थ केयर का, लेकिन वो 5% डिटरमाइन करता है कि बाकी 95% सही तरह से कैसे स्पेंड होगा। सो ये सारी चीज़ों के कारण एआई आपको ना सिर्फ मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस देगी, एक्यूरेट ट्रीटमेंट देगी, एक्यूरेट सर्जरी देगी, वो आपको अफोर्डेबल भी कराएगी आपकी सब सर्जरीज। और इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलरेडी कुछ सर्जरीज को जो रोबोटिक सर्जरीज हैं उनको ओके दे दिया है, लेकिन कुछ और को देना बाकी रह गया है। ऑलमोस्ट ब्लैंकेट कवरेज चाहिए होगा इन टाइम्स टू कम। एब्सोल्युटली। और इसके लिए एक ट्रस्ट का माहौल बनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरवेंशन के बीच में एक हाइब्रिड मॉड्यूल तो होगा ही, लेकिन उसमें ट्रस्ट की जो गुंजाइश है उसको देखना पड़ेगा ताकि हर तरह से हमको फ़ायदा हो। क्विकली छोटे छोटे रिएक्शंस में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे दूंगा, क्योंकि भारत में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, और जब स्किल की बारी आती है तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं हम। लोग कहते हैं कि साहब हम आना चाहते हैं भारत में, क्या करें, आपका स्किल ही नहीं है। तो ये बताइए क्विकली ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के मामले में डॉक्टर अंशुमान, क्विकली क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। दोनों रीजन है, रोबोट भी, एआई सिस्टम भी यहाँ आ चुका है। एआई के सबसेट में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस पे मेरे अंडर थीसिस भी हो चुकी है जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं उनकी। तो ट्रेनिंग के लिए हम तैयार हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है, रोबोटिक सर्जरी चल रही है। अब हमें ज़रूरत है ब्रिजिंग द गैप ब्रिजिंग क्या करना है कि ये सिर्फ अभी मेट्रो सिटी या बड़े बड़े सिटी में लोकलाइज है फैसिलिटी, इसको आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं ई क्लिनिक बना के, ई रेडियोलॉजी, ई पैथोलॉजी, ई डायग्नोसिस, ई डॉक्टर करके। पेशेंट कहीं गांव में बैठा है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करे, सारे सिस्टम डाले, डॉक्टर यहाँ एनालाइज करे, उसकी डायग्नोसिस बनेगी, ट्रीटमेंट होगा। इन सबको स्ट्रीमलाइन करना होगा। जैसे वन कंट्री वन पॉलिसी की बात होती है, वन कंट्री वन हेल्थ पॉलिसी हो जाए और ये सिस्टम पर्कुलेट हो जाए, ये समस्या खत्म हो जाएगी। 1200-1500 किलोमीटर चल के आने वाला। एब्सोल्युटली, फ्यूचर भी यही होगा। क्विकली प्रकाश जी, स्किल्स के लिए हम तैयार हैं, है पर्याप्त स्किल? तो पहले तो मैं ये बात बोलूंगा कि डॉक्टर अंशुमन ने बहुत अच्छी बात कही है। स्किल्स के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे पास अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी अभी शॉर्टेज है। तो जो डॉक्टर प्लस हमारा रिमेनिंग इकोसिस्टम है ना, अगर हम उनको भी ट्रेन करते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बात की अपने ई क्लिनिक की, अब हमारे गांव में जो ई क्लिनिक अगर खुलेगा तो हमको कोई वहां पे चाहिए इंसान जो को उस ई क्लिनिक को ऑपरेट कर सके, ताकि वहां से डेटा सही तरीके से आ सके, जहां के एक सेंट्रलाइज जगह पे या दूर कहीं पे हमारे जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो उसको एनालाइज करके फीडबैक दे सकें। तो ये पूरा का पूरा डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में जितने लोग हैं ना, उनको स्किल्स सबको स्किल अप करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं अब टोक रहा हूं आपको क्योंकि समय की कमी है। पवन जी, कोई आपका भी रिएक्शन है खास तौर से स्किल और ट्रेनिंग्स पर? तो स्किल पे मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा स्किल पे जो अवरोध है वो ये है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं और वो एक एज के बाद हो सकते हैं व्यक्ति, उनको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, आपने जो बोला गोल्ड स्टैंडर्ड, वो चेंज होता है। आज से 400 साल पहले ये विश्वास किया जाता था कि पैंडेमिक्स इसलिए पैदा होते हैं कि ज़मीन से कुछ गैसेस निकलती हैं जिसके कारण पैंडेमिक होता है। इसलिए आप यूरोप में देखेंगे ज़मीन को पाट दिया गया विथ फ्लैगस्टोन्स। एब्सोल्युटली। उसके बाद ये पता चला कि शायद हवा में कुछ है तो मास्क आ गया। उससे पहले ये पता चला था कि कुछ लोग जो आते हैं घर में वो ले आते हैं तो पाउडर रूम्स आ गए।
पाउडर रूम्स उसलिए आए कि जो बच्चे लड़के आते सॉरी, थे मैं आपको आपके यहाँ बीच में कोल टोकना या पड़ रहा है आइस। मुझे। आप बिल्कुल, मैं आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको अडाप्ट हम करना है। ग्लोबल ट्रेंड इस समय मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी कि MIS के हैं, और उसमें रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम दा विंची सर्जिकल सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। इसको कैसे अडॉप्ट करें, कितनी तेजी से अडॉप्ट करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।